माननीय श्री नितिन जी गडकरी से विनती करता हूं कि वह उद्योगों पर मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे मार्गदर्शक और हमारी विचारधारा के आधार पर हमें मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय बजरंगलाल जी, महाराष्ट्र के मंत्री बावनकुळे जी, मंच पर उपस्थित एचबीएम कृष्णा जी, ओम प्रकाश मित्तल जी, शरद पाटिल जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, लघु उद्योग भारती के इस सम्मेलन में मैं आप सबका नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद। क्योंकि मैं और देवेंद्र जी दोनों नागपुर के हैं और आप सब हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज की स्थिति में भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब हमारा जीडीपी ये 4.25% तक आया था। इंडस्ट्री बंद हो रही थी और आज देश में कम से कम 47,000 मेगावाट यानी 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन पावर प्रोजेक्ट में है, वो आज भी खर्च पड़े गए हैं। माइनिंग इंडस्ट्री के मैटर्स कोर्ट में सब्सिडीज थी और इसके कारण देश में एक विचित्र माहौल खड़ा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई तो हमने इस स्थिति को सुधारने की भरसक कोशिश की है। कुछ बातों में हम सफल हुए हैं और कुछ बातें और भी करना बाकी है। जैसे विशेष रूप से आज हमारा जीडीपी 7.25% से आगे है और अच्छे साइन है कि आने वाले समय में देश विकास की ओर जाएगा। हमारे देश के विकास दर में जो कंट्रीब्यूशन है वो 62 to 64% सर्विस सेक्टर से आता है, 22 से 24% तक इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है और 16 से 18% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसके आधार पर आता है। यानी हमारे देश में जितने प्रमाण पर इंडस्ट्रीज में और उत्पादन होना चाहिए, रोजगार निर्माण होना चाहिए, उसकी संभावना है। पर इंडस्ट्री को अगर बढ़ाना होगा तो 4 बातों की जरूरत है। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 बातें जब तक उपलब्ध नहीं होगी तब हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं शुरू हो सकती और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्राथमिकता दी है और मेरे पास रोड, पोर्ट्स इसकी जिम्मेदारी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश की टोटल रोड लेंथ 48 लाख किलोमीटर है और उसमें से हमारे देश का राष्ट्रीय महामार्ग 96,000 किलोमीटर था और उसमें से देश में 40% ट्रैफिक जो है वो 96,000 किलोमीटर पे चलता है और अगर डिटेल में जाए तो इसमें जो 40% ट्रैफिक है वो 20,000 किलोमीटर पर चलता है। परिणाम ये हुआ है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं हर साल, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से देश में रोड सेक्टर की बहुत कमियां हैं। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक प्रसिद्ध वाक्य लिखकर रखा। जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए आपकी इंडस्ट्री का माल अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड सेक्टर अच्छा होना चाहिए।
अब हमने तय किया है कि 96,000 किलोमीटर की रोड लेंथ को हम लोग आने वाले 2 महीने तक 1,50,000 किलोमीटर करने वाले हैं। और ये जो लेंथ बढ़ेगी, ये रोड सब हम लोग उसमें भी 4 लेनिंग का जो हमारी डेफिनेशन थी कि वो 15,000 यूनिट तक का ट्रैफिक के लिए 4 लेन था, अब उसको रिड्यूस करके हमने 10,000 तक लाया है। और मैंने और फाइल पर लिख दिया कि 2 साल में 10,000 होना उसका 4 लेन। तो अब इसका मतलब है कि जो 2 लेन रोड है वो 4 लेन करेंगे, जो 1 लेन है वो 2 लेन करेंगे, और हम एक्सप्रेस हाईवे का भी नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे के भी निर्माण के कार्य की हमने शुरुआत की है। आप कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में जाने का मौका अगर आपको मिला होगा तो ये रोड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, और इस रोड से 140-150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है। और इसलिए हमने ये तय किया कि रोड नेटवर्क में अब जल्दी ही 2 एक्सप्रेस हाईवे का कार्य हम शुरू कर रहे हैं। एक एक्सिस कंट्रोल बाईपास, ईस्टर्ली बाईपास दिल्ली का है, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए है, जो 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। और आने वाले 1 महीने में देश का सबसे बिजी कॉरिडोर है वो दिल्ली से मेरठ NH-24, और वहां रोज रात को दिल्ली से स्वामीनारायण मंदिर के 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम होता है। इस रोड को हम पहले नासना तक 14 लेन बना रहे हैं और 14 एक्सिस कंट्रोल कर रहे हैं, और वहां से मेरठ तक पूरा 10,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे, इसका कार्य 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है कि मुंबई से नागपुर एक्सप्रेस हाईवे करना मेरी भी इच्छा है, और उन्होंने भी कार्यक्रम दिया है। और हम लोग मुंबई से नागपुर ये जो डिस्टेंस है ये 8 घंटे में होना चाहिए, ऐसा हमारा सपना है। स्वाभाविक रूप से इसका भी काम महाराष्ट्र सरकार और हम मिलकर सहयोग से जल्दी शुरू करेंगे। इससे हमारे क्षेत्र में जब 3,80,000 करोड़ के रोड के काम बंद पड़े थे, और जब मैंने चार्ज लिया तो इसका कारण था लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, रेलवे ओवरब्रिज की क्लियरेंस, सब जुडिस मैटर। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 41 प्रोजेक्ट्स जिसकी कीमत करीब 80,000 करोड़ होगी, उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। करीब 2,20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे उसमें हमने मार्ग निकालकर वो प्रोजेक्ट अब दौड़ने लगे हैं। जैसे दिल्ली जयपुर का है, 4 फ्लाईओवर बने थे, अभी 1-1.5 साल में 55 फ्लाईओवर पूरी हुई है, और 3 महीने के अंदर दिल्ली जयपुर हाईवे का हम लोकार्पण करेंगे और ये हाईवे अच्छी तरह से पूर्ण होगा। वैसे ही स्वाभाविक रूप से ये सब प्रोजेक्ट पूरे हुए, पर इसके अलावा और 60 से 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं जिसकी समस्या समाधान हम ढूंढ नहीं सके। और मेरा विश्वास है कि 2-3 महीने में कुछ पॉलिसी डिसीजन लेके उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और हमने इसके अलावा 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट की भी एग्रीमेंट साइन की है। थोड़ा सा मैं करोड़ों में बोलता हूँ, पॉलिटिकल लीडर की क्रेडिबिलिटी जरा अच्छी नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि ये 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5,000, 10,000, ये पैसा कहाँ से? तो मुझे ममता बनर्जी का परसों फोन आया था, बोले अभी तक काम नहीं हुआ। तो ममता जी अपने डायरी में लिख लेना मेरी एक बात, और एक भी बात नहीं होगी तो हाथ जोड़कर आपकी क्षमा मांगूंगा, चिंता मत करिए आप। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 5 साल में 5 लाख करोड़ के रोड बनाने का तय किया है, और शायद मेरी कमिटमेंट 5 साल की है, पर शायद 3 साल में ही 5 लाख करोड़ हम पूरा करेंगे। इतने लोग आप भी बोलोगे ये मंत्री वैसे ही बोलते हैं, ये महाराष्ट्र के पत्रकार बैठे ये मेरे को 25 साल से जानते हैं, और जो मैं घोषणा करता हूँ इनमें से एक भी आदमी मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो होता है। तो आप विश्वास रखिए ये 100% होगा, और नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा ये नहीं होगा। ये कैसे होगा? जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो मेरे फाइनेंशियल मॉडल को समझना होगा। तब मैं आप बैठेंगे तो मैं समझाऊंगा कि मेरा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है।
और मुझे मालूम है कि पैसे की कमी नहीं है। जब महाराष्ट्र में मैं मंत्री था तो 10 करोड़ मैंने सरकार से लिए थे, 4000 करोड़ रुपए पब्लिक से खड़े किए थे और 2.5 साल में 8000 करोड़ के काम पूरे किए और 7 साल में वो पैसे वापस हो गए। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस समय बनाने का सौभाग्य मिला और इसलिए आने वाले समय में उद्योगों को सबसे इंपॉर्टेंट रोड सेक्टर अच्छा होगा। इसमें 2 बातें हम कर रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में हमने 1 लाख करोड़ 5 साल में बनाने का निर्णय किया है। 16,000 करोड़ के टेंडर हमने फाइनल कर दिए हैं, काम शुरू हो गया है और अब हमको कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है। सीमेंट के लिए जब मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड कहा तो सीमेंट वालों ने कार्टेल बनाया, 300 रुपए की बैग 350 रुपए। मैंने मीटिंग बुलाकर उनको कहा कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमने कार्टेल नहीं किया। वो बहुत स्मार्ट थे, मुझसे बिहेव कर रहे थे। आखिर में जाते समय मैंने उनको कहा कि ठीक है, तुमको दिखा दूंगा कैसे होगा। हमने एक पोर्टल है इनाम, आपके इंटरनेट पर है। हमने 95 लाख टन सीमेंट बुक किया है। 107 सीमेंट की फैक्ट्री और 37 इंडस्ट्रीज उसमें है और सीमेंट के बैग की कीमत जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद आप देखिए कि आज सब चीजों के भाव कैसे हमने कम किए हैं। सीमेंट की कीमत जो आई है कम से कम वो 120 रुपए पर बैग, 130 रुपए पर बैग और 140 रुपए पर बैग। टैक्स एक्स्ट्रा है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा है, पर सिस्टम ऐसी है कि कैश एंड कैरी, पहले पैसे देने पड़ेंगे, बाद में सीमेंट मिलेगा। इसलिए लक्ष्मी दर्शन का सौभाग्य इस योजना में नहीं है। तो ये स्वाभाविक रूप से करप्शन नहीं है, अब लोहे के लिए भी कर रहे हैं। और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस, ये 4 शब्दों का प्रयोग बार बार हो रहा है। और अब हमने ये तय किया कि जो वेस्ट मटेरियल है, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, जैसे ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान, इसको नॉलेज एज ए पावर कहते हैं। कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, और ये हो सकता है। आप हमारे नागपुर में हैं, हमारे नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी है। हमने 18 करोड़ रुपए में हमारा टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया है। तो टॉयलेट का पानी 18 करोड़ में भेज दे सकते हैं तो कचरा भी भेज सकते हैं। बाद में हमारे ध्यान में आया कि गलती हुई, अब वो पानी से मीथेन निकाल रहे हैं और मीथेन ये बावनकुळे साहब की मिनिस्ट्री को हमने पानी दे रहे उनके पावर प्रोजेक्ट के लिए। अब उससे हम मीथेन निकालेंगे और मीथेन से बायो सीएनजी, सल्फर और CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालकर 100 बसेस नागपुर की हम बायो सीएनजी पर चलाने वाले हैं। ये जो ऑयल ओर है, ये ऑयल ओर जिस इंडस्ट्री में जाता है उसके प्रोग्रेस होने के बाद उससे ऑयल स्लैग निकलती है। आप सबको पता होगा कि लक्ष्मणराव इनामदार हमारे संघ के ज्येष्ठ प्रोफेसर हैं, उनके भांजे जोशी टके इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया में है। उनको ऑस्ट्रेलिया में बहुत सम्मान मिला सातार के लिए, और उन्होंने एक शोध लगाया कि स्लैग का यूज करके रोड बनते हैं, एयर स्ट्रिप बनती है। ये स्लैग फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के पास इस स्लैग का क्या करना ये प्रॉब्लम है, और इसलिए स्लैग सीमेंट में भी डालते हैं। और ये स्लैग अवेलेबल है जहां स्टील इंडस्ट्री है, और ये स्लैग रोड में यूज करने का नोटिफिकेशन हमने निकाला। और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोड है, जैसे फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो बनाना है, सीमेंट कंक्रीट रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, इमर्स टनल बनाना है। जैसे कलकत्ता में हम एक सागर पोर्ट बना रहे हैं, और उस सागर पोर्ट में रेलवे लाइन और रोड दोनों हम समुद्र के अंदर कर रहे हैं, टनल, और ये टनल इमर्स टनल है। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। आप में से कुछ कश्मीर के लोग यहाँ आए, तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में हमने 9 किलोमीटर की एक टनल बनाई है, वो जरूर आप देखने के लिए जाएंगे। वो स्टेट ऑफ आर्ट है। इस टनल में अगर गाड़ी बीच में 9 किलोमीटर बंद पड़ती है तो डायरेक्ट सिस्टम में आकर उठाकर बाजू में रख सकते हैं। उस सिस्टम में ऊपर में कॉरिडोर बना है, जैसे सीलिंग के ऊपर, उससे गाड़ी चल सकती है। उससे ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, खुली हवा कितनी छोड़ना है, कितनी बाहर निकालना है, ये सिस्टम है। अंदर में लाइट है, और आशिया की सबसे बड़ी टनल आज वो बनकर पूरी हुई है। 3-4 महीने में उसका उद्घाटन होगा, और ये टनल हमारे भारतीय इंजीनियरों ने बनाई है। मेरा विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी के आधार पर जाए,
और सबसे आज अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, आज सुदर्शन जी हमारे बीच में नहीं है। हमारे सुदर्शन जी, मैं जब उनके पास जब भी जाता था, बार बार कहते थे, हम उसको उनकी बातों को और मेरी बातों को बहुत बार हम कहते, पर लोग हमको सीरियसली नहीं लेते। हम कहते थे कि इस देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल, गैस और क्रूड ऑयल का है, और इस देश में हम बायोफ्यूल तैयार करेंगे, इंपोर्ट सब्सिड्यूट, पोल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव। और ये बात कहने के लिए अभी हम नागपुर में हमारी बस है, कल आप बुला लो, आपको घुमाएंगे। वो 100% किसानों के इथेनॉल पर चलती है, एयर कंडीशन बस है, वर्ल्ड के स्टैंडर्ड की बेस्ट बस है। इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, इस देश का किसान इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस तैयार कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से ये टेक्नोलॉजी प्रूव हुई है, और ये 8 लाख करोड़ अगर बचता है तो देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। आज डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 64 रुपए तक चलेगी, इसका कारण 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट क्रूड ऑयल का है। और आज मुझे सबसे खुशी हो रही है, क्योंकि बी इंडियन बाय इंडियन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी की बात करने वाले हम लोग हैं। और ये देश में जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, जो पार्लियामेंट में चल रही है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। और मैं आत्मविश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इसमें कितनी ताकत है, ये थोड़ा सा आप लोग लघु उद्योग भारती में इसका अध्ययन करिए। अब मैं एक बार 7-8 महीने पहले हवाई जहाज में किताब पढ़ रहा था, तो इसरो पर लेखता, उसने कहा कि जो रॉकेट साइंस और सैटेलाइट साइंस है, इसमें हमारे यहाँ लिथियम आयन की बैटरी हमारे इसरो ने तैयार की। ये लिथियम आयन की बैटरी चाइना में तैयार होती है, फॉरेन के देशों में तैयार होती है। और इलेक्ट्रिक बस अगर तैयार करेंगे तो एक बस में लिथियम आयन बैटरी अगर बिठानी है 200 किलोमीटर के लिए, तो उसकी कीमत 55 लाख रुपए है। और ये सब मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि इंडिया में जब हमारे इसरो पर जाते हैं साइंटिस्ट, हमारे इसरो तो क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली उतरने के बाद मैंने इसरो के चेयरमैन अन्नादुराई और उनके सहयोगी को फोन किया। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली मुझे मिलिए, और मैंने उनको कहा कि आपने ये बैटरी बनाई है, ये कार और बस के लिए क्यों नहीं कर सकते। बोले हमने कभी सोचा ही नहीं। तो मैंने, हमारे दोनों इंस्टीट्यूट है, एक पुणे में ARA है और CR, एक जगह उर्वरेश करके मैडम काम करके और एक कामले करके काम करके, और दोनों को मैंने कहा कि इसकी कॉन्फ्रेंस करो। और 6-7 महीने हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर और उनके साइंटिस्ट ने काम किया। और 2-3 दिन पहले मुझे उन्होंने दिल्ली में पूरा प्रेजेंटेशन दिया, दिखाया। आज मैं पुणे में था और मैं तो उसको देख के दिया। उन्होंने लिथियम आयन की बैटरी पूरी 100% मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनाई। और आपको मालूम होगा कि इस बैटरी की कीमत जो 55 लाख रुपए देने पड़ते हैं, इसकी कीमत भारतीय बैटरी की, उसी क्वालिटी की बैटरी केवल 5 से 6 लाख रुपए में उपलब्ध होगी। और 6 महीने के अंदर उस बैटरी का कमर्शियलाइजेशन करके देश को प्रधानमंत्री के हाथ से अर्पण करने का कार्यक्रम हमने तय किया है। और आपको मैं अच्छी खबर देता हूँ, ये बैटरी ऐसी है कि कार चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी, स्कूटर चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, घर चलेगा, सब चलेगा। और ये इनोवेशन है, और इसका कॉस्ट इतनी कम है कि इसका एक्सपोर्ट भी होगा। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 6 महीने में टेक्नोलॉजी, कमर्शियल टेक्नोलॉजी को जो हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, मैं इस मैन्युफैक्चरिंग को लघु उद्योग के लिए रिजर्व करने का निर्णय करूंगा। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास लेने के लिए आएंगे, और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज हमारे देश में हम बी इंडिया, भारत स्वदेश के आधार पर मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का सपना पूरा कर सकते हैं। कलराज जी गए, एक 25 दिन पहले हमारे कैबिनेट में एक नोट आई थी, और नोट ये आई थी कि 2020 साल को देश में 24 लाख करोड़ का इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का होगा। और इसलिए हमारे सरकार ने एक योजना तैयार की कि 6 लाख करोड़ का माल 2020 तक जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक जो बनता नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ टैक्स एग्जम्पशन देंगे। तो ये आने के बाद मैंने हमारे मंत्री जी को चर्चा की, पूछा
थोड़ा एग्रेसिवली नाराज होकर पूछा कि 6 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होगा, तो क्या 18 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करने वाले देश में 2020 में? और 2020 में 18 लाख करोड़ का अगर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंपोर्ट होगा और उस समय 25 लाख करोड़ का क्रूड इंपोर्ट होगा, तो क्या मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर भाषण करने के बाद जनता का ताला बजाने वाली है? क्या होगा? ऐसा कैसे आप कह रहे हो? तो हमारे पास पैसे नहीं है उतना कैसे देने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को भविष्य के लिए टैक्स एग्जम्पशन दो, ये नोशनल लॉस है। और काफी चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि ये सच कहे। और आपको इसके एक मजाक बता रहा हूं कैसा चल रहा है। मैं मानेसर से धौला कुआ एक हवा में एक मैट्रिनो करके सिस्टम बना रहा हूं। इसकी कैपिटल कॉस्ट 50 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है और मेट्रो की 350 करोड़ पर किलोमीटर है और दोनों की कैपेसिटी सेम है। मेट्रो की जितनी कैपेसिटी उतनी इसकी है। ये जो फॉरेन लोग काम कर रहे थे उनको मैंने कहा मैं तुमको पायलट प्रोजेक्ट 4000 करोड़ का देता हूं, उसका डीपीआर बन गया, शायद 2 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो गुड़गांव की तरफ आप जाते हो, कैसी तकलीफ होती है और ट्रैफिक की आप लोग अनुभव कर रहे हो, वो रोड की बात कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा कि ये सब मेड इन इंडिया में, सर बोले इट्स इम्पॉसिबल, तो होता नहीं, फाइल ले जाओ, होता नहीं ऑर्डर। तो बेचारे बैठे, उनके पास जो एक ये है उनका बॉक्स, तो अंग्रेजी में दूसरा कोई शब्द मुझे याद नहीं है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगता है। तो उन्होंने इसराइल के कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक सेंसर की कीमत पॉइंट्स, एक पॉइंट 700 पॉइंट उनको लगने वाले हैं क्योंकि 70 किलोमीटर है। तो एक पॉइंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगता था उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी। और जब मैंने उनको कहा कि नथिंग डूइंग, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आपको ताज्जुब होगा कि भारतीयों के पास इतनी प्रतिभा है कि पूना के एक कंपनी ने यही इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को 1 करोड़ 10 लाख के बजाय 10 लाख रुपए में तैयार करके दिया। 10 लाख उद्योग वाला है, वो भी छोटा है। और इसलिए हमारे देश में प्रतिभा है। आवश्यकता है मार्केट को कॉस्ट इफेक्टिव कैसे करें। और इसलिए और एक बात हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर आप रोड से जाते हैं तो 1.5 रुपया लगता है, रेलवे से जाते हैं तो 1 रुपया लगता है और पानी से जाते हैं तो 25 से 30 पैसे लगते हैं। हमारे देश में 5 वाटरवेज है, एक गंगा है, एक महानदी है, एक ब्रह्मपुत्र है, एक बंकिंगम कैनाल और केरल का बैकवाटर है। अब गंगा का काम हमने शुरू कर दिया, लैंड भी एक्वायर हुई। हम मल्टी मॉडल हब वाराणसी में, झारखंड में साहिबगंज और बंगाल में हल्दिया, 3 जगह पर मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं। और ऑलरेडी हमने पानी से बांग्लादेश को फ्लैश एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इसलिए ये वाराणसी से हल्दिया ये 1620 किलोमीटर का 4200 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने हमको दिए, काम शुरू हुआ। और इसमें जो बार्जेस होते हैं जो इसमें काम करते, मैं आपको कहूँगा कि आप यूरोप में किसी भी देश में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, फ्रांस में जाइए, स्पेन में जाइए, हॉलैंड में जाइए, ऑस्ट्रिया में जाइए, सब देशों में इंडस्ट्री रिवर के बाजू में है और इंडस्ट्री से वो कंटेनर निकलकर रिवर में आता है और रिवर में बार्जेस में डालकर वो समुद्र में पोर्ट में जाता है। तो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही कम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री एक जगह है और लॉजिस्टिक दूसरे जगह है और इसलिए उसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए वर्ल्ड मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय कॉम्पिटिटिव नहीं बन रहे। आपको पावर कॉस्ट भी कम करनी है और आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम करनी है। तो इस बार हमने ये तय किया है कि हम 101 रिवर्स को इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करेंगे और ये जो इनलैंड वाटरवेज की जो लेंथ है वो 64,000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें से 850 वाटर पोर्ट बना रहे हैं। और इसके लिए हम ये कोशिश करें कि रिवर फ्रंट के बाजू में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें और जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री वहाँ आए। मैं कोई सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें काफी हम आगे निकल गए हैं। 1-2 साल में इसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे और इससे रोड ट्रैफिक कम होने से मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी
अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम करना, चाइना के ऊपर केवल बात करके नहीं चलेगा। चाइना जिस कीमत में उसमें 10% कम करके हम एक्सपोर्ट करें, और इसलिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कैसे करना और क्वालिटी को कैसे बढ़ाना, ये हमारा सबसे बड़ा सूत्र है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। बताने लायक तो बहुत कुछ है, पर समय की कमी है। आखिरी में बजरंग लाल जी बोलने वाले हैं, और आज मैं आपको जो बात रख रहा हूं उसमें आप सब लोगों ने सोचना चाहिए, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ये बिग प्रॉब्लम है। अभी ये बावनकुड़े की इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिक की कितने लॉस में, 40-50 हज़ार करोड़ में होगी, 25,000 करोड़, बहुत भाग्यवान है। उत्तर प्रदेश 65,000 करोड़, बिहार 45,000 करोड़। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब पावर कंपनियां लॉस में है। तो कहां से आपको इन्होंने एक अच्छा काम किया कि जो कोयला 6,200 रुपए टन में आता था जिस कैलोरिक वैल्यू का, वो कोयला इन्होंने 4,000 रुपए टन में लाकर और पैसा बचाकर महाराष्ट्र में बिजली की दर कम करके दिखा। अब बिजली में भी जब फ्यूल कॉस्ट कम होगी तो बिजली की दर कम होगी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन थेफ्ट लॉसेस कम होंगे तो बिजली सस्ती होगी। हमारे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहां 40% से कम है, कुछ जगह पर तो 60-60%। और सरकार के पावर प्रोजेक्ट तो ऐसे कि जिसका पीएलए 20 है, 20। हमारे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है नौदा में, तो मैनेजर मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि मैंने बोला आपका पीएलए कितना है, बोले 20। मैंने आपको नौकरी पे क्यों रखा, आपको तो निकालना चाहिए। देखो डर के बाद मेरे 4 साल 5 साल से लॉस में थे, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नवरत्न कंपनी है, वो 3 साल से हर साल 500 करोड़ 400 करोड़ लॉस करती थी। सबकी मीटिंग बैठी थी, मैंने कहा देखो भाई मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, इस साल मार्च में प्रॉफिट दिखाना, नहीं तो अपना सामान तैयार रखना, घर जाने की तैयार रखना, मैं तुमको हटा दूंगा। परिणाम ये हुआ कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में पहले साल 500 करोड़ प्रॉफिट, कोर्ट वालों ने मेरे को 3-4 हज़ार करोड़ 4.5 करोड़ प्रॉफिट बढ़ गया केवल एक धमकी देने से। अब इस साल में प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट नहीं कमाएगा वो घर जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक वायबिलिटी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट, रिडक्शन इन पावर रेट, रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो रॉ मटेरियल आप परचेस करेंगे उसमें भी सस्ता रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो उद्योजक की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मील। मैं ये करूंगा, ये बैठे हमारे पीताम्बरी वाले, इनकी पिताजी का किताब लिखा हुआ है, वो हिंदी में लिखकर बाटो, अपने अच्छे से ऐसा काम शुरू किया उन्होंने। एक आधे उद्योग करने वाले व्यक्ति में कितनी जिद्द होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होती है, इसका परिचय चाहिए। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी है। ये भाषण करने वालों की देश में कमी नहीं है, प्रोफेशनल बात करो। और इसलिए हमारे देश के उद्योगों को प्रोफेशनली यशस्वी होना होगा, कॉस्ट कम करनी होगी। अब आप मुझे कहने वाले हो कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम करो, बिजली की दर कम करो, प्लॉट की दर कम करो। अब सब कम करेंगे तो हम जब बैंड बजाएंगे सरकार का क्या होगा? कितना कर्जा है, देवेंद्र फडणवीस को हंस रहे हैं, पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा है, ज्यादा ही है, नहीं ज्यादा है। अभी बेचारे कहाँ से कर्जा चुकाएंगे, और इतने लॉसेस होंगे तो सरकार कैसे चले? सरकार तो आपकी है, और इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की भी इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़कर हम आपको रिलीफ कैसे दे सकते, बैंक इंटरेस्ट कम कैसे हो सकते हैं। मैं जेल पिटी करके मुंबई में पोर्ट है, वहाँ एक सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 4,000 करोड़ का हम बना रहे हैं, तो उसका जो चेयरमैन था वो इनकम टैक्स कमिश्नर है, तो वो पोर्ट में 4,000 करोड़ हमने आईसीआईसीआई बैंक से कर्जा लिया था 12% इंटरेस्ट। तो मुझे पता चला, तो मुझे आया कि ये सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए मैंने 12% से 4,000 करोड़ कर्जा लिया है। तो मैंने कहा तुम इनकम टैक्स कमिश्नर होना, तो इतनी छोटी सी बात में आपको समझ में आती है, रुपीज में लेने मुझे डॉलर में क्यों नहीं लेते हो? बोले कैसा होगा? ठहरो, मैंने 2 मिनट में आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फोन किया, और मैंने कहा चंदा जी आपने 4,000 करोड़ का कर्जा दिया हमको, वो 12% इंटरेस्ट है, आप उसको डॉलर पर क्यों नहीं कन्वर्ट करती? हम तैयार है, मतलब आप क्या इंटरेस्ट लेंगे?
बोले लाबोर प्लस 3%। बोले 3% क्या लगा आपने? बोले आपका क्या एक्सपेक्ट है? बोले लाबोर प्लस 0.50। बोले ओके डन। तो हमको 3.25% से 4,000 करोड़ रुपए को एक मिनट में 4,000 करोड़ का रहता 12% से 3%। अब मेरा जो डॉलर का इनकम है उस पर मैं शिपिंग में कर्जा खड़ा करूंगा तो मुझे जापान ने तो 0.50% का ऑफर किया है, हेजिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा डॉलर में इनकम है। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग, 4 बातें जरूरी है। और दूसरी सरकार की आपकी जो बातें आप रखती हो हर समय, हम भी सुनते हैं कुछ होगा, कुछ कल रात जी ने बताया, पर हम भी हमारी मर्यादा है, धीरे धीरे इकोनॉमी मजबूत होगी। और जेटली जी को हम जब सब लोग कहते हैं वो बोलते हैं कि भाई काम करो, ये मेरा इनकम है, ये मेरा खर्चा, पैसा कहाँ से लाऊं मुझे बताओ। तो आज देश की आज की स्थिति में धीरे धीरे इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, लघु उद्योगों में कम से कम 7 या 8% का इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इंटरेस्ट कॉस्ट कम किए बिना लघु उद्योग इकोनॉमी वायरल नहीं हो सकता। पर अब हमको 1.5 साल हुआ है, 2 साल हाँ देखिए, मेरा विश्वास है कि इंटरेस्ट कॉस्ट निश्चित रूप से कम होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। आखिर में मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब एक विचारधारा के लोग हैं। 47 में हमारे देश में 3 प्रकार की इकोनॉमिक सोच थी। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। जो कम्युनिस्ट है उस समय कम्युनिस्ट होना ये फैशन थी और सोशलिस्टिक होना ये मॉडर्न कंसेप्ट था। तो हर नेता अपने को कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के लिए रशियन कम्युनिस्ट मॉडल, जो लेफ्टिस्ट इकोनॉमी मॉडल था, जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट था, उसको स्वीकार किया। 68 साल में पंडित जी ने जो मॉडल को स्वीकार किया, उसके परिणाम यह है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी, अनेक लोगों को रोजगार नहीं है और हमारी प्रायोरिटी में गलती हुई। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कांग्रेस के राज में 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद लिए। अब हमारे यहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे इस विषय पर मैं बजरंगलाल जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ बातों पर क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं नागपुर में जब स्कूल में पढ़ता था तो परम पूज्य गुरु जी का देहावसान हुआ। उस समय सब स्वयंसेवक वॉलेंटियर थे, तो मेरे साथ एक स्वयंसेवक था, उसके पिता बैंक में मैनेजर थे और मेरी बहन मुंबई रहती थी। तो उसके पिताजी बैंक में जाने पर हम उसके घर जाते थे और वो 36 नहीं तो 199 लगाकर ट्रक कॉल से मुंबई बात करते थे। तो एक फोन की कीमत थी 65 रुपए, 65 रुपए। आज कितनी हुई? 35 पैसे। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द कस्टमर। अब फोन एयरसेल का लगे या और किसी का लगे या सरकार का लगे, हमें क्या लेना देना? हमारी 35 पैसे पे बात हो रही, सस्ता थे और कॉम्पिटिशन लगा और 50 कंपनी को लो। जैसे अखबार में आने वाला है कि एक जमाना का दोस्त जो हमारा अखबार फुकट, क्योंकि कॉम्पिटिशन। एयर इंडिया का टिकट हम नागपुर मुंबई जाने के लिए आज से 8 साल पहले 9,000 रुपए में खरीदे, आज हम 2,800 रुपए में जा रहे हैं। और एयरलाइंस हुआ, एक बार प्रणब मुखर्जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं उनके घर पे गया था, उन्हें भोजन के लिए बुलाया था। मैंने कहा किंगफिशर को बचाओ, तो मुझे बोले नितिन जी आपका क्या संबंध? मेरा कोई संबंध नहीं, पर ये एयरलाइन अगर बंद हुई तो बीजेपी को साल में 25 से 30 लाख रुपए का चुनाव मिलेगा। बोले कैसा? अरे बोला एक इसकी फ्लाइट कैंसिल हुई का जेट वाला रेट बढ़ा देता। अरे तीनों चारों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे, हमको सस्ते में टिकट मिल रहे हैं। अब एक एयरलाइन बंद हो गई तो हमारे रेट बढ़ेंगे, तो आप और 10 एयरलाइन शुरू करा दो ताकि हमारा टिकट सस्ता हो जाए। ऐसी स्थिति पैदा करो कि एयरपोर्ट के बाहर लाल पीले नीले कपड़े पहनकर चलो मुंबई चलना है, 3,000। हम क्यों एयर इंडिया को क्या मतलब है 70,000 करोड़ के विमान खरीदने का? ये 70,000 करोड़ के विमानों के बजाय यही पैसा इरिगेशन के लिए यूज होता, गांव में स्कूल बनती, गांव में अच्छे अस्पताल बनते, गरीब मजदूर किसान का कल्याण होता, तो कहीं की चला जाता। और इसलिए पहली बात यह है कि समाजवादी जो देश समाजवाद पर चल रहे थे वो भी खत्म हो गए। चाइना में मैं बीजेपी का डेलीगेशन लेकर गया था, तो वहां लाल बावटा बाकी सब खत्म हो गया। मैंने 3 दिन पहले टीवी देखा कि चाइना ने अपने डिफेंस को पूरी तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए ओपन कर दिया 100%।
अब चाइना कम्युनिस्ट देश नहीं रहा, रशिया का बैंड बाजा बच चुका। और आपको अगर समय मिलेगा, आप कभी जाइए हंगेरी में, एक बुडापेस्ट करके शहर है, उसमें एक गार्डन है, उसमें जाइए, उस गार्डन में 25-30 पत्थर की प्रतिमाएं ऐसे नीचे रखी हुई है। लेनिन, मार्क्स, जितने कम्युनिस्ट नेता है उनकी प्रतिमाओं को उगाड़ कर गार्डन में रखा गया। लोगों में गुस्सा है। एक बात है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से देश का विकास नहीं हो सकता, सोशलिस्टिक मॉडल फेल हुआ है। और अमेरिका का जो राइटिस्ट इकोनॉमिक थिंकिंग है, जिसको हमारे ऊपर चिपकाने की, हम राइटिस्ट नहीं है। मैं वही बात आपको कहना चाहता हूँ, हम अमेरिका की विचारधारा वाले नहीं है। कुछ बातों में उसमें समानता होगी, पर हमारी विचारधारा जो है वो अमेरिका भी आज फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लिबरल इकोनॉमी लेकर के प्रॉब्लम है। तो वर्ल्ड में कौन सा इकोनॉमिक थॉट है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं? वो हमारा राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड अंत्योदय। जो अंत्योदय है वो हमारा सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया हुआ है। और हम हमारे विचार परिवार में सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। और इसलिए हमने ये कहा कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो वंचित है, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में कहा है, उसको हम केंद्र बिंदु मानकर हमारी नीतियों को तय करेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि 2020 साल में वर्ल्ड में 6.5 करोड़ स्किल लेबर के जॉब अवेलेबल है। आज अगर हम गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे देश के करोड़ों युवाओं को, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में गए, वैसे स्किल डेवलपमेंट से तैयार किए हमारे लड़के बाहर जाके हमने स्किल डेवलपमेंट को जोड़ दिया, हमने एग्रीकल्चर को जोड़ दिया है, हमने ट्राइबल और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग कैसे रोजगार की, इन्हें सिंपल भाषा में अगर कहना है तो रोजगार की निर्मित करने वाली, गरीबी को हटाने वाली और धनवान और गरीबों के बीच की रेखा को कम करने वाली, और रोटी कपड़ा और मकान से सबके जीवन को सुसह्य करने वाली इकोनॉमी जो स्वदेशी के आधार पर हो, वो इकोनॉमी हमारी आवश्यकता है। गांधी जी कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही है। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमने जो सोचा है कि हम छोटे छोटे लोगों को आधार देंगे, और ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट खोला गया, और करोड़ों युवकों को हमने प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है, ताकि गरीब आदमी को मुद्रा बैंक खोल रहे 20,000 करोड़ फाइनेंस करे मुद्रा बैंक में। आपको पता है कि असंगठित क्षेत्र में कामगार थे, उनके 27,000 करोड़ रुपए बैंक में पड़े थे। वो एक फैक्ट्री छोड़ता, दूसरा फैक्ट्री में, तीसरा फैक्ट्री छोड़ते, वो तो पैसा बैंक में 27,000 करोड़। अब उन्होंने उसको नंबर दिया और 27,000 करोड़ रुपए गरीब कामगारों के वापस करने का निर्णय हमने किया। बैंकों का कैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्या हुआ? गरीबी दूर हुई। 18 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट थे, 20 लाख लोगों ने टैक्स सब्सिडी छोड़ दी। अब मैं बीच में ईरान गया था, ईरान में कोर्ट बना रहा हूं। ईरान की सरकार ने 2013 में हमारी भारत सरकार को एक पत्र दिया, पत्रिका भी मेरे पास है, कि हम 82 सेंट से आपको ब्याज देने के लिए तैयार है, $1 से ही कम। और हमारे देश में हम लोग 30 फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, और 4 फैक्ट्री नाफ्ता से यूरिया तैयार करती है, और उसकी नाफ्ता से यूरिया बनाने की कीमत $44,000 टन है। और गैस जो यूज कर रहे हैं वो $12 से $15 का है। $1 से कम गैस अवेलेबल होने के बाद वही यूरिया बनाते हैं। तो मुंबई से दिल्ली जितना डिस्टेंस है, उससे चाबार से मुद्रा या कांडला डिस्टेंस कम है, और इसलिए आप कराची के बाजू में, अगर आपको चाबार हो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रैफिक हम लोग चाबार से अफगानिस्तान होकर रशिया तक गाड़ी से जा सकेंगे, रेलवे, और इसमें हमारा सब एक्सपोर्ट मिल जाएगा। आज हम वो पोर्ट बना रहे हैं। वहां अगर 82 में मैंने राष्ट्रपति प्रधान को कि आप गैस दो, मैंने लेटर लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा कल की बात कल, ये खत्म हो गया होगा। मैंने बोला ऐसा कैसा, आपने दिया था 2013 का? बोले नहीं मिस्टर मिनिस्टर, अभी हमारे देश वो नहीं है, हमारे जो हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे वो उठने वाले, अब हम ये मत नहीं देते। 80,000 करोड़
सब्सिडी हम दे रहे यूरिया में, और हमारा कॉस्टिंग कितना है, और वहां अगर यूरिया की फैक्ट्री हम डालते हैं तो हमारे 80,000 करोड़ रुपए बचते और भारत के किसानों को 50% सस्ता यूरिया मिलता। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप, इसने देश का सत्यानाश किया। और इसलिए राष्ट्रवाद के आधार पर शोषित पीड़ित दलित रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो हमारे लोग बसे उनको केंद्र मानकर छोटे छोटे उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करके हम देश में इंडस्ट्री का और एसेट का विकेंद्रीकरण चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या था? क्या सब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में इंडस्ट्री खुलेगी? क्या हमारे गांव में जिसकी पॉपुलेशन 1500 उसमें इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए? लोगों ने विरोध किया। लोग बोलते परसेप्शन की थी। हमारे भी लोगों से चर्चा हुई। अब मुझे बताइए कि एक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना है, 2000 एकड़ में डैम बन रहा है और उसमें से कैनाल निकलेंगे और 3 लाख एकड़ को पानी मिलेगा। अब ये 2000 एकड़ जिनकी जमीन जा रही है उनके 80% लोग कंसेंट देंगे और उनका सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट होगा तो डैम बनेगा, नहीं बनेगा। अब जो 80% लोग उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनकी जमीन जा रही है, कौन है परमिशन देगा? कोई नहीं देगा, तो डैम नहीं बनेगा। 80% लैंड केवल इरिगेशन के लिए एक्वायर हो रही है। हमारे देश में जितनी बरसात आती है, आज मैं पुणे में था, आप पानी अभी से पानी कट की बात चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने मिलकर पानी बहुत काम किया है इधर में। हम कहते चलने दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। तो ये कोशिश करें। आज यहाँ पानी का शॉर्टेज और जितनी बरसात आती है उसका 70% पानी समुद्र में बह जाता है। अब मुझे बताइए कि ये लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे तो इरिगेशन कैसे होगा? गांव में इंडस्ट्री खोलेंगे नहीं तो रोजगार कैसे निर्माण होगा? और इसलिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने एग्जाम्पशन हम समझाने में शायद कम पड़े। अब मैं राज्यों को सौंपा है और ये सब यूपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पत्र मेरे पास में, जो मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, वो भी यही बात कह रहे हैं। विषय को पॉलिटिकलाइज किया गया और हमने राज्यों को कहा है कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य जिसको विकास चाहिए वो निर्णय करेगा, नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। और इसलिए आज की इस इकोनॉमिक सोच में कुछ पार्टियां ऐसी है कि जो आइसोलेटेड ऐसे लोग हैं जो विकृत मानसिकता के हैं और डेवलपमेंट के विरोधी है, वो लगातार इस देश की इकोनॉमी को रोकना चाहते हैं। हमको इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट तीनों की प्रिय है। हमको देश में ग्रीनरी भी चाहिए, पोल्यूशन से भी मुक्ति चाहिए और रोजगार भी चाहिए। और इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमारी आने वाली इकोनॉमी हम सब मिलकर राष्ट्र के हित में कौन सी दिशा में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग फ्रस्ट्रेट हैं, जो लोग निराश हैं, जो पीटे गए हैं, जिनका बैड वाला बन चुका है, वो लोग अभी मेरा इस विकास का विरोध करें, क्योंकि वो चाहते हम तो डूबे हैं सरहद तो तुम्हें भेज देंगे, हम भी नहीं कर पाए तुम्हें भी नहीं करने देंगे, और उनके झागे में हमारे लोग ही आते। तो कभी कभी हम सबको मिलकर इस देश के विकास की इकोनॉमिक मॉडल पर सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप उद्योग चलाते हैं, मजदूर संघ की यूनियन बनने वाली है, तो मजदूर संघ में कैसे काम करना और इंडस्ट्री में कैसे काम करना, दोनों का बराबर समन्वयात्मक अप्रोच तैयार करना होगा कि देश के हित में क्या होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे रिच नेशन इज ए पुअर पॉपुलेशन, और इसलिए सही इकोनॉमिक सोच जिसके आधार पर कृषि क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, लघु उद्योग का, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास की एक दिशा हमको तय करनी होगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे और हमारी ही विचारधारा में ताकत है कि हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बना सकते हैं और हिंदुस्तान को नंबर 1 की ताकत दुनिया में बना सकते हैं। हमारे विचारधारा का पॉजिटिव अप्रोच में उसमें विश्वास रखकर हम आगे जाएंगे और हमारी सबकी सोच में समन्वय होगा, सहकार्य होगा, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन तीनों भी होगा, तो देश का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपकी जो समस्या है वो मुझे बहुत सी पता है, बहुत से विषयों की जानकारी है। नवराज जी ने कुछ बातें कही है, जितना मुझे संभव होगा जरूर मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नितिन जी। आपने जो हमारा
अमूल्य मार्गदर्शन किया। नागपुर की शान, महाराष्ट्र का अभिमान, हम सबके प्रिय आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं विनती करता हूं कि वे हम सब उद्यमियों का प्रोत्साहन पर मार्गदर्शन करें। इस उद्यमी सम्मेलन में मंच पर उपस्थित आदरणीय बजरंग लाल जी, केंद्र में मंत्री और हमारे लाडले नेता आदरणीय नितिन जी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, ऐसे कलराज जी, सुभाष देसाई जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, यहाँ उपस्थित HPS कृष्णा जी, ओम प्रकाश मित्तल जी, शरद नागड़ी जी, उपस्थित सभी बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले देश के अलग अलग भागों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए सभी बहनों भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैंने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से आदरणीय नितिन जी ने हमारे सामने देश किस दिशा में जा रहा है इसका चित्र प्रस्तुत किया, हम सभी लोग एक सकारात्मक मानसिकता में प्रवेश कर चुके हैं और निश्चित ही देश के विकास में लघु उद्योगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले, निर्मित के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य करने वाले ऐसे अगर कोई होंगे तो वो हमारे लघु उद्योग हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि लघु उद्योगों की स्थिति, उनका भविष्य, इन सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर जो चर्चा हुई होगी, जो विमर्श हुआ होगा, जो विचार हुए होंगे, वो निश्चित रूप से सरकार के रूप में हमारे लिए भी पथदर्शी रहेंगे। और इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पर जो विमर्श आपने किया है उसकी जानकारी हम लेंगे और उसमें से जो चीजें राज्य की सरकार में करना अपेक्षित है उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आज ऐसा समय आया है जिस समय हमारे उद्योगों के लिए एक बड़ा अवसर तैयार हो रहा है। आज हम दुनिया की परिस्थिति को देखें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात कही। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमने लगातार देखा कि एक समय ऐसा था कि हमारे वस्तु उत्पाद के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अमेरिका, यूरोप, जापान, ये पूरे इंडस्ट्री का कब्जा करके बैठे थे और दुनिया का सारा उत्पादन ये करते थे। धीरे धीरे ये सारा फोकस शिफ्ट हुआ और पिछले कुछ वर्षों में चाइना और कोरिया, इन्होंने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कार्य शुरू किया और एक प्रकार से दुनिया की फैक्ट्री के रूप में हमको चाइना एस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज परिस्थिति बदल रही है। मैं चाइना होकर आया और मैंने महसूस किया कि एक और चाइना में आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उनका एडवांटेज था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वहां पर की लेबर की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। उसका कारण यह है कि वहां की जनसंख्या की जो रचना है, जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, वो डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। चीन जो है वो तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है और यही परिस्थिति दुनिया की भी है।
हम लोग जानते हैं, जिसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया कि 2020 में जिस समय भारत की औसत आयु 29 साल होगी, उस समय चीन की औसत आयु 37 साल होगी, उस समय जापान की औसत आयु 48 साल होगी, उस समय अमेरिका की औसत आयु 37 साल होगी, उस समय ईस्टर्न यूरोप की आयु 42 साल होगी और वेस्टर्न यूरोप की औसत आयु 44 साल होगी। तो 2020 में पूरी दुनिया ये बूढ़ी होगी और सारी दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी और उस मानव संसाधन के रूप में युवा शक्ति अगर किसी एक देश के पास होगी तो वो भारत देश के पास होगी। और इसलिए अगर हम लोग हमारी इस डेमोग्राफी को, हमारी इस युवा शक्ति को मानव संसाधन में परिवर्तित करें तो निश्चित रूप से न केवल मेक इन इंडिया होगा, बल्कि दुनिया की जो आज उत्पादकता के लिए भूख है, उत्पादन के लिए भूख है, उस भूख को मिटाने का काम पूरा भारत करेगा। और निश्चित रूप से हम लोग एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में एक स्वरूप धारण कर पाएंगे। और इसके लिए आवश्यकता क्या है? आज जब लगातार हम बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ बुलाते हैं तो अपेक्षा ये नहीं है कि विदेशों से उद्योग यहाँ पर आकर केवल उत्पादन करे और यहाँ से एक्सपोर्ट करे या यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको वो यहाँ पर चीजें दे। तो अपेक्षा यह है कि जिस समय एक बड़ी कंपनी यहाँ पर आती है तो कंपनी के आने के साथ साथ उसका इकोसिस्टम डेवलप हो। आने वाली कंपनी तो न्यूक्लियस का काम करे, लेकिन कोई भी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग अगर देखते हैं तो मूल रूप से एक कंपनी जब काम करती है तो उस कंपनी को कई छोटी छोटी कंपनियों से चीजें लेनी पड़ती है, एक्सेसरीज डेवलप करनी पड़ती है। आज होता यह है कि हम लोग एक प्रकार से असेंबलिंग इस प्रकार की परिस्थिति में पहुंचे हैं। हमको असेंबलिंग की परिस्थिति से मैन्युफैक्चरिंग की परिस्थिति में अगर जाना है तो जिस समय एक उद्योग आता है उस उद्योग के इर्द गिर्द हम लोग एक इकोसिस्टम तैयार करें, जिस इकोसिस्टम के चलते उस उद्योग को आवश्यक जितनी चीजें हैं हमारे देश में हम तैयार करें। और ये चीजें तैयार करने का काम केवल और केवल हमारे लघु उद्योग ही कर सकते हैं। और ये इकोसिस्टम अगर हम डेवलप कर पाए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा भविष्य और भवितव्य है। और इसलिए जब भी हम किसी बड़ी कंपनी को महाराष्ट्र में लाने का प्रयास करते हैं तो हम उससे बातचीत करते समय ये कहते हैं कि आपको हमारी तरफ से जो कंसेशन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप आपके वेंडर्स लेकर मत आइए, आप वेंडर्स यहाँ पर तैयार कीजिए, इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार कीजिए, यहाँ पर आप लोगों की क्षमता का वर्णन कीजिए और जो चीजें आपको लगती है हमारे यहाँ पर जो हमारे लघु उद्योग है उनमें एक क्षमता है। और मैं अभी वोक्सवैगन की फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए गया था और उस समय जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज वोक्सवैगन जैसी कंपनी 90% उनके पार्ट्स भारत में बनते हैं और उसमें भी 70% पार्ट्स ये पुणे और उसके आसपास बनते हैं। इसी इकोसिस्टम को हमको डेवलप करना है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन इस अवसर की ओर जाना है तो उसके लिए हमको गुणवत्ता इसको स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करते हैं तो गुणवत्ता के बिना हम इन अवसरों को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी गुणवत्ता के लिए फिर चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे अलग अलग प्रकार से हमारी श्रेणी का वर्धन हो, क्षमता का वर्धन हो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस हमको देना होगा। और मैं ऐसा मानता हूं अगर वो करेंगे, अगर हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनके लिए क्लस्टर जैसी योजनाओं के माध्यम से हम एक अवसर तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से यह क्षमता हमें भी है कि हम श्रेणी वर्धन कर सकते हैं। आज जब स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि 22 करोड़ स्किल डेवलप लोगों को तैयार करना है और पूरा मिलाकर 52 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप करना है, तो आप इतना ही विचार कीजिए कि देश के अंदर आज हमारे पास रजिस्टर्ड जो लघु उद्योग है उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। और अगर हर लघु उद्योग के माध्यम से हम लोग 2 या 3 लोगों को भी कौशल्य प्रशिक्षित करेंगे तो हम जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं हम अचीव कर सकते हैं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि जब तक हम गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि कॉस्ट ये गुणवत्ता से बढ़ती नहीं
कॉस्ट कम होती है और इसलिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हम गुणवत्ता में करें और गुणवत्तापूर्ण कौशल्यपूर्ण संसाधन तैयार करें, उस प्रकार के इक्विपमेंट्स को हम हमारे यहाँ पर लाए, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी को लाए और जिस समय बड़े बड़े उद्योग आते हैं उस टेक्नोलॉजी को भी देने के लिए वो तैयार है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अभी अभी जिसका नितिन जी ने उल्लेख किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर करीब 30 लाख करोड़ का इंपोर्ट 2030 तक करेंगे और अगर इस इंपोर्ट को समाप्त करना है, अभी अभी महाराष्ट्र में हमने फॉक्सकॉन को लाया। अब ये फॉक्सकॉन क्या करेगा कि फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उसको महाराष्ट्र में तैयार करेगा। 35,000 करोड़ का निवेश वो यहाँ करेगा, लेकिन उसके निवेश के साथ साथ उसको उन चीजों को तैयार करने के लिए TFT वो तैयार करेगा, लेकिन वो तैयार करने के लिए उसको जो पार्ट्स लगेंगे वो पार्ट्स अगर हम तैयार कर पाए, वो इकोसिस्टम अगर हमने तैयार कर ली, तब हम जाकर इस इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और उसके माध्यम से देश का जो परकीय चलन है उसको बचा पाएंगे। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाला जो हमारा सारा आने वाले दिन है ये बड़े आह्वानात्मक दिन है, चैलेंजिंग दिवस है और इन आह्वानों को अगर हम समझे और इन आह्वानों को अवसर में परिवर्तित करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर लघु उद्योजकों का ही राज होगा और देश लघु उद्योजकों के भरोसे एक आर्थिक महासत्ता बनेगा और देश के युवाओं को हम बड़े पैमाने पर रोजगार दे पाएंगे। और इसीलिए इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ये सारी चीजों के ऊपर हम जिस समय विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिशा उससे हमको भी मिलती है। मैं निश्चित रूप से आपके साथ हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा डायलॉग करेगी, बातचीत करेगी। जो चीजें हम कर रहे हैं, जिसका उल्लेख हमारे देसाई जी ने भी किया, आज हम लोग इंस्पेक्टर राज समाप्त करना चाहते हैं और इसलिए हमने यह तय किया कि अब हमारे जो उद्योग है उनको सबको हम सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देंगे। कोई उनको किसी एजेंसी से सर्टिफिकेट लाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन हम देंगे और इंस्पेक्शन भी उनके अगर होगा तो रैंडमाइज पद्धति से होगा। जो इंस्पेक्टर है कंप्यूटर पे लॉटरी निकलेगी और उसी दिन सुबह उसको पता चलेगा कि किस इंडस्ट्री में जाके उसको वहां पर इंस्पेक्शन करना है और इंस्पेक्शन करने के 48 घंटे में उसको वहां पर उसका रिपोर्ट ये वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। तो किसी प्रकार के व्यवहार करने की, ब्लैकमेल करने की कोई अवसर ही उसके लिए बचेगा नहीं। ऐसी कई चीजें, आज समय की कमी है, हम बजरंग लाल जी को सुनने के लिए सारे यहाँ पर बैठे हैं और इसलिए सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हमने उद्योगों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने की यहाँ पर कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के सारे अवसर हम लोग अगर प्राप्त करेंगे तो देश के अंदर जो क्रांति की परिकल्पना नितिन जी ने की है और जिसको यथार्थ में लाने की कोशिश नितिन जी कर रहे हैं, उसको निश्चित रूप से हम लोग ला पाएंगे। इतना ही आज के अवसर पर कहता हूँ। फिर एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो आज हमारा विकासात्मक व प्रगल्भ मार्गदर्शन किया है, उसका मैं इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।